नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? अंग्रेजों की बंगाल विजय पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था। प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। देखिए, अंग्रेजों की बंगाल विजय, इसको हम दो पार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी। और आज की वीडियो का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है? बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखिए, आपको क्या याद रखना है? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों के बीच। और जो वहां पे बंगाल का नवाब था उस समय कौन था? सिराजुद्दौला, उसके बीच हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, अंग्रेज जीत जाते हैं। और जो बक्सर का युद्ध है वो होता है 1764 में। डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो सन है, जो वर्ष है, वो याद होना चाहिए, 1764 और 1757। देखिए, जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के हारने का क्या कारण था? कि उसके खिलाफ षड्यंत्र करे गए थे। उसके जो पर्सनल थे, जैसे कि जो उसका सेनापति था, जो मीर जाफर था, उसकी मौसी थी, और उसके परिवार के कुछ व्यक्ति, उसके राज्य में रहने वाले कुछ लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया और वे अंग्रेजों के साथ मिल गए। और उससे क्या होता है? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। और उसके बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला को हराने के बाद नया नवाब कौन बनता है? अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है मीर जाफर, जो 1757 से लेकर 1760 तक शासन करता है। नवाब मीर जाफर 1757 में बनाया जाता है। जब प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, अंग्रेजों का साथ देता है, तो उपहार स्वरूप इसको नवाब बना दिया जाता है, जो 1757 से लेकर 1760 तक शासन करता है। ये एक कठपुतली की तरह काम करता है, यानी अंग्रेज जो इसको बोलते हैं ये वैसा ही काम करता है। ये बिल्कुल कठपुतली की तरह शासन करता है। फिर क्या होता है? इसके बाद शासक बनता है, यानी नवाब बनता है मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन था? ये दामाद था मीर जाफर का, जो 1760 से लेकर 1763 तक नवाब रहता है बंगाल का। अब देखिए, जो मीर जाफर था वो पूर्णतः कठपुतली की तरह काम करता था, लेकिन जो मीर कासिम था, जो अब नवाब बनाया गया, वो जैसा अंग्रेज बोलते थे सेम टू सेम वैसा काम नहीं करता था, यानी वो कुछ अपने हिसाब से भी काम करता था। तो जिसकी वजह से अंग्रेज उससे नाराज होने लगे। तो क्या हुआ? देखिए, इसने क्या काम किया? इसने एक तो क्या किया, आपको याद रखना है, जो राजधानी थी मुशीरदाबाद में जो राजधानी थी वो वहां से मुंगेर ले गया। और इसने जो हमारे देसी व्यापारी थे, यानी हमारे देश के व्यापारी थे, जो बंगाल के व्यापारी थे, यानी जहां पे ये शासन करता था बंगाल में, उस क्षेत्र के जो व्यापारी थे, इसने उनको भी कुछ छूट दी व्यापार करने की। तो अंग्रेज इन सभी बातों से नाराज थे। और एक इसके समय में पटना कांड हुआ, जिसकी अलग से हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो में पटना कांड क्या था। तो ये सब काम मीर कासिम के समय हुए। तो क्या होता है? अंग्रेज इसको नवाब के पद से हटा देते हैं और दोबारा फिर मीर जाफर को 1763 में नवाब बना देते हैं। तो अब देखिए, मीर कासिम को जब नवाब के पद से हटाया जाता है तो यह वहां से चला जाता है और यह सहायता मांगने के लिए अवध चला जाता है। अब वहां पे देखिए क्या होता है, अवध में इसकी संधि होती है किस किस के साथ? यानी जो बक्सर का युद्ध था उसमें दो पक्ष थे। तो देखिए, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये युद्ध आप जानते हैं अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। लेकिन ये इसमें बंगाल के नवाब के साइड से जो मीर कासिम पहले बंगाल का नवाब था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय बंगाल का नवाब है मीर जाफर। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। इन तीनों के बीच संधि हुई और इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बक्सर के युद्ध में जो दो पक्ष थे, यानी किस किस के बीच बक्सर का युद्ध हुआ? मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ये इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और जो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। अब देखिए, तो यहां पे क्या होता है? इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो प्लासी की लड़ाई थी उसमें अंग्रेज जीते जरूर थे, लेकिन उसमें
जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हराने में षड्यंत्र का यूज किया गया था, यानी उसके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र किए गए थे। उसके फैमिली वालों ने उसको धोखा दिया था, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने उसको धोखा दिया था और उसी वजह से अंग्रेजों ने उसको नवाब बना दिया। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज अपनी सैनिक शक्ति के दम पे जीतते हैं, यानी इस युद्ध में वो किसी षड्यंत्र का सहारा नहीं लेते, वो अपने सैनिक शक्ति के तौर पे जीतते हैं। तो एक क्वेश्चन निकलता है कि अंग्रेजों की पहली लड़ाई जो उन्होंने अपने सैनिक दम पे जीती वो कौन सी है? वो है बक्सर की लड़ाई, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, वो षड्यंत्र का सहारा लेते हैं और जो नवाब के खास बंदे थे, यानी जो नवाब के खास पर्सन्स थे, उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं। जैसे मीर जाफर हो गया, उसके फैमिली के पर्सन हो गए, तो षड्यंत्रों के कारण वो प्लासी की लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है वो अपने दम पे जीतते हैं, सैनिक शक्ति के दम पे जीतते हैं। तो यहां से क्या निकलता है क्वेश्चन कि वो कौन सा युद्ध था जो सैनिक शक्ति के दम पे जीता गया अंग्रेजों द्वारा? वो था बक्सर का युद्ध। आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन इस युद्ध में लड़े। अब देखिए, बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद दो संधि होती है, इलाहाबाद संधि पहली और इलाहाबाद संधि दूसरी। तो क्वेश्चन क्या निकलता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलाहाबाद संधि कब हुई? तो इलाहाबाद संधि 1765 में हुई। पहली इलाहाबाद संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी इलाहाबाद संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। आपको क्या याद रखना है मेनली कि इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई? 1765 में हुई। तो जो पहली इलाहाबाद संधि थी वो होती है मुगलों और अंग्रेजों के बीच, और जो दूसरी इलाहाबाद संधि है वो होती है अवध और अंग्रेजों के बीच। यानी अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और मुगलों और अंग्रेजों के बीच जो पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई वो हुई शाह आलम द्वितीय, जो उस समय मुगल बादशाह था, और अंग्रेजों के बीच। तो इन संधि से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए, आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था कि 1717 में क्या होता है, उस समय मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, वो कुछ अधिकार दे देता है अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के। लेकिन जो इलाहाबाद की संधि होती है जो मुगलों और अंग्रेजों के बीच 12 अगस्त 1765 के दिन होती है, उसमें क्या होता है, अंग्रेजों को पूर्णतः अधिकार मिल जाते हैं, बंगाल का पूर्णतः अधिकार मिल जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, मुगल बादशाह को 26 लाख की पेंशन दी जाती है। मुगल बादशाह को 26 लाख की पेंशन दी जाती है। ये किस संधि के बाद दी जाती है? ये इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद मुगल बादशाह को 26 लाख की पेंशन दी जाती है। और देखिए, जो इलाहाबाद की संधि हुई दूसरी वो हुई 16 अगस्त 1765 को अवध और अंग्रेजों के बीच। तो इसमें जो शुजाउद्दौला था, अब देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई इसमें शुजाउद्दौला को क्या कहा गया कि आप बिना बात के युद्ध में आए तो आपको अक्षति पूर्ति देनी होगी, और अक्षति पूर्ति के लिए आपको याद रखना है 50 लाख जुर्माना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 50 लाख जुर्माना देना तय हुआ कि जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, वो अंग्रेजों को अक्षति पूर्ति के लिए 50 लाख का जुर्माना देगा, क्योंकि वो बिना बात के युद्ध में आया। तो आपको याद रखना है इलाहाबाद की दो संधि हुई 1765 में, पहली मुगल और अंग्रेजों के बीच और दूसरी अवध और अंग्रेजों के बीच। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है, इसके बाद क्या होता है, जब 1764 में इस युद्ध में जीत जाते हैं अंग्रेज, तो दोबारा फिर गवर्नर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। अब रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और वो बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर बनाया गया। कौन बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर। तो जब अंग्रेज 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, दोबारा फिर रॉबर्ट क्लाइव को एक बार फिर गवर्नर बनाया जाता है। और अब ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये द्वैध शासन को शुरू करता है। बंगाल पर द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? वो की रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस समय गवर्नर था। और कब की? 1765 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद। अब द्वैध शासन से क्या तात्पर्य है? द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? यानी शासन को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ तो होते हैं कर्तव्य और एक तरफ होते हैं अधिकार। अधिकार से आप मान लीजिए, अधिकारों को क्या होता है कि अंग्रेज अपने पास अधिकार रखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जितना भी टैक्स होगा, जितना भी कर होगा, उससे जो संबंधित मामले हैं वो अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, और जो जिम्मेदारी वाले काम होते हैं यानी जो प्रशासनिक काम होते हैं वो कर्तव्य, वो जो उस समय जो इनके यानी आने वाले समय में जो इनके उत्तराधिकारी हुए, जो उस समय यहाँ पे नवाब बनाए गए या जो शासक नियुक्त किए गए, उनको कर्तव्यों वाले सारे काम दे दिए जाते हैं और अधिकार अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन निकलता है कि जो द्वैध शासन है वो समाप्त किसने किया? वो किया वारेन हेस्टिंग्स ने।
वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया 1772 में। तो द्वैत शासन से आपको क्या क्या समझना है कि शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया 1772 में। अब रॉबर्ट क्लाइव, जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अब देखिए क्या होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। इसके तहत क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल के पद के रूप में बदल दिया जाता है। आपको क्या याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, और पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल 1774 में बनाया गया। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, और इसको ही गवर्नर जनरल बनाया गया पहला, जो 1774 में गवर्नर जनरल बना। इनसे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर हुए उनके क्या क्या कार्य किए, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य आपको याद रखने हैं। तो आज की वीडियो अंग्रेजों की बंगाल विजय से आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ आई हो और आपको कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।